वेलकम बच्चों, मैं संजू चौधरी और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के अर्थशास्त्र की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप इन तीनों में इसके 3 भाग होते हैं, तभी आप इसमें अंतर कर पाएंगे। बच्चों, आप इसमें कई पिक्चर देख रहे हैं कि डाकिया अपना डाक दे रहा है, कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कुछ ईंटें बना रहे हैं, कुछ दुकानों पर हैं जो कपड़े सेल कर रहे हैं। ये भारतीय व्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रक माने जाते हैं। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर दिया जाता है और इन्हीं समूहों को हम क्षेत्रक कहते हैं। ये जितनी भी गतिविधियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, जबकि कुछ गतिविधियां सेवाओं का सृजन कर रही हैं। ये सभी गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती रहती हैं और इन्हें ही हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहते हैं। इनको 3 तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला आता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्रक और उसके बाद तृतीयक क्षेत्रक। बच्चों, जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां होती हैं, जैसे कपास की खेती, ये एक मौसमी फसल है। कपास का जो पौधा होता है उसको वृद्धि के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पादन है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं को जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि को उपलब्धता कराते हैं, उन पर निर्भर होते हैं और उसके बाद जो इनसे उत्पाद हमें मिलता है दूध, वो भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और ये लोहा, तांबा, जस्ता, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो इनका प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं। ये सब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं बच्चों, ये भी हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है। इन सभी को प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक क्षेत्रक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब जो उत्पाद हैं, इनका आधार प्राकृतिक होता है। चूँकि हमारा अधिकांश जो प्राकृतिक उत्पाद है वो कृषि, डेयरी और वनों से प्राप्त होता है, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि या सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों आता है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादनों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद वाला कदम होता है। ये वस्तुएं सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया इनको कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला पर ही हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशों का उपयोग हम सूत कातने और कपड़ा बुनने के लिए करते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम इसकी चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंटें बनाते हैं और उन ईंटों से अपना घर और भवन बनाते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र, ये विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। बच्चों, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त एक तीसरा भी क्षेत्र आता है जिसको तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है और इसमें 2 जो गतिविधियां होती हैं वो इन दोनों क्षेत्रक से अलग होती हैं। ये जो गतिविधियां होती हैं तृतीयक क्षेत्रक में, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां सब वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें सहयोगी मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक विक्रेताओं को पहुंचाने के लिए हम ट्रकों और ट्रेनों का या परिवहनों का माध्यम इस्तेमाल करते हैं। हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भी भरना पड़ जाता है, हमें गोदामों की भी आवश्यकता पड़ती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन
और दूसरों से वार्तालाप करने के लिए पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने के लिए भी इन सब की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब तृतीयक क्षेत्रक हैं। क्योंकि ये जो गतिविधियां होती हैं ये वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, ये सेवाएं देती हैं, इसलिए इसको, इस तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। बच्चों, सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, ये सब व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। और जैसे प्रशासनिक, लेखाकरण कार्य करने वाले जो लोग हैं वो सब क्या हैं, वो सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट, कैफ़े, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सारी चीज़ें भी तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि किस क्षेत्र की कितनी वैल्यू होती है। बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। बच्चों, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर आप समझें कि जैसे उत्पादित की हुई और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना हम सेवा क्षेत्रक से नहीं करते, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को गणना करते हैं, उनकी हम गणना करते हैं। जैसे कि आप समझिए, एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है। बिस्किट कंपनी आटे के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है। वो बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये के हिसाब से मिलता है। अतः जो बिस्किट की अंतिम उत्पादन है, बिस्किट अंतिम उत्पादन है जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। इसलिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना की जाती है। जैसे बच्चों, अंतिम वस्तुओं के लिए विपरीत जो गेहूं और आटा जैसी जो वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, वो अंतिम वस्तुओं मूल्य और ये सारी चीज़ें पहले से ही शामिल हो जाती हैं। इसलिए बिस्कुट का मूल्य जो 60 रुपये में पहले से ही तय है, तो इसमें आटे का मूल्य भी शामिल हो जाता है। और इसके अलावा जो इसमें और बाकी बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, उनका मूल्य भी शामिल हो जाता है और इसका हम अंतिम मूल्य तय करते हैं और वही हमारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बच्चों, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रक के उत्पादनों के योगफल को, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। इसके बाद बात करते हैं हम बच्चों संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, जो आपको 2 उदाहरणों के माध्यम से समझ में आएगा। आपको इसमें कांता का उदाहरण और कमल का उदाहरण दिखाई दे रहा है। तो अब हम इनको कांता और कमल के उदाहरणों द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्र को समझाते हैं। बच्चों, कांता जो है वो संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधियां नियमित होती हैं और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों को अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि आदि में उल्लेख किया जाता है। इसे संगठित क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं और कुछ कार्यविधियां होती हैं। ये कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते, बल्कि ये स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उन्हें वहाँ से एक निश्चित समय तक काम करने की आशा रहती है। उन्हें पता है कि हमें एक निश्चित अवधि तक यहाँ पर काम करना है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है और कोई और दूसरे लाभ भी उनको प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, है ना, इस तरह की उनको सेवाएं मिल जाती हैं। वे चिकित्सीय लाभ भी पा लेते हैं। वे नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी कह सकते हैं, और जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो वो पेंशन भी पाते हैं। ये होता है संगठित क्षेत्रक, जिसको कि हम सरकारी नौकरी कह सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी बिखरी इकाइयां होती हैं जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। ये क्षेत्रक के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु इनका अनुपालन नहीं किया जाता। ये कम वेतन वाले रोजगार हैं और नियमित नहीं होते। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने वाले सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टियाँ इत्यादि का इनको कोई प्रावधान नहीं मिलता। रोजगार इनका सुरक्षित नहीं होता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण के भी काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमी जब मौसम आते हैं तो उसमें काम बहुत कम हो जाता है, तो बहुत लोगों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़क पर विक्रय करना, छोटे मोटे सामान बेचना, मरम्मत का काम करना, इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी के लिए श्रमिकों को तलाशते हैं। बच्चों, ये सारी चीज़ें जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में मैंने समझाई, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे 3 क्षेत्रक हैं हमारे जीवन में उनका क्या योगदान है। तो अब थैंक यू।